नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी में एक नया लेक्चर देखने जा रहे हैं, संविधान सभा। ये बड़ा ही एक शानदार टॉपिक है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जहाँ से प्रत्येक साल यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, एमपीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। एक लंबा लेक्चर रहेगा, पेशेंस बना के रखिएगा। काफ़ी फैक्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। पूरे फैक्ट को मैं कोशिश करूंगा को रिलेट कर दूं, ताकि आप जितनी भी इवेंट्स हुए हैं भारत में उनको समझ पाएं लगातार 1952 तक, जब तक स्थायी संसद नहीं बन जाती है तब तक। मतलब ये पूरा का पूरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1946 से लेके 1952 तक की कड़ियों को जोड़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। संविधान सभा, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से भी जानते हैं, संविधान सभा मतलब एक ऐसी सभा थी, ऐसे सदस्यों का समूह था जो कि संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था, इसलिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट हमको ये ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग जो किया था वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, और इनके द्वारा जो मांग रखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक, और 1895 में इन्होंने एक स्वराज बिल पेश किया था। और इस स्वराज बिल में इन्होंने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी। यद्यपि इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कई बार भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे उनके द्वारा अंग्रेजों से मांग की गई, लेकिन इसकी कोई सुनवाई उनके द्वारा नहीं की गई। लेकिन कुछ डेट हमको याद रखना है। 1922 में गांधी जी के द्वारा इसकी मांग की गई थी। इसके बाद 1934, ये वाली जो डेट है 1934, एमएन रॉय के द्वारा ऑफिशियली, औपचारिक रूप से, याद रखिएगा, औपचारिक रूप से सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की मांग भारत में औपचारिक रूप से कब की गई, तो ये 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई थी। इसके बाद भी लगातार मांग होती रही। अंग्रेजों ने पहली बार अपनी सहमति जो दी थी 1942 में, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसमें अंग्रेजों ने पहली बार कहा था कि ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वो भी ये कहा गया था कि युद्ध के बाद किया जाएगा। तो यहाँ पे गठन नहीं हुआ, लेकिन एक बार सहमति जरूर दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद ये याद रखना है 1946 में जो हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया था, और इस कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किसके प्लानिंग के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, तो हमको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। ये तो हमारा था ऐतिहासिक विकास, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग ने यहाँ पे शॉर्टकट में देख लिया। मैंने बहुत सारे यहाँ पे ईयर छोड़े हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट 4-5 याद रखिएगा। 1895, 1922, 1934, 1942 and the 1946. This is the most important year, cabinet mission regarding the Constituent Assembly. In 1946, on the recommendation of the cabinet mission, the Constituent Assembly was set up in India. तो इसके हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि संविधान सभा जो बनाई गई उसमें कुल कितने सदस्य थे, इनके बारे में क्या क्या प्रावधान था। तो पहले हम 1946 के भारत को देख लेते हैं। 1946 का जो भारत है, हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, भौगोलिक। तो 11 जगहों पर तो ब्रिटिश भारत प्रांत थे, ब्रिटिशों का डायरेक्ट नियंत्रण था, जहां पर गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, यहाँ पे इलेक्शंस होते थे, और यहाँ पे 600 से ज्यादा देसी रियासतें थी। अब समझना ये है, ये जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, यहां पर होते थे इलेक्शन, ठीक है। मतलब यहां पे चुने जा रहे हैं एमएलए, इसको ध्यान रखिए, पहली कंडीशन, ठीक है। अब 1946 में भारत की ऐसी स्थिति है, मतलब 11 जगहों पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं
और बाकी जगहों पर रजवाड़ों का शासन है, देसी रियासतों का शासन है। और 1946 में पाकिस्तान भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है और बांग्लादेश भी पार्ट है। इस दोनों को हम ध्यान रखेंगे अभी। और 600 से ज़्यादा हमको देसी रियासतें देखने को मिल रही हैं। ये वाला चार्ट आप बनाइए। इसके आगे हम फिर से इसको हटा रहे, अपन देखते हैं। अब देखिए, टोटल जो संविधान सभा में सदस्य लाए गए थे वो 389 लाए गए थे। इसमें से ये कहा गया था कि 296 सदस्य आएंगे। कहाँ से आने वाले हैं ये? और 90 सदस्य, तो 296 सदस्यों को हम लोग इन्होंने लाना था। 11 जो ब्रिटिश इंडिया स्टेट थे हमारे, ब्रिटिश इंडिया स्टेट या ब्रिटिश भारत प्रांत इसको हम कह सकते हैं, यहाँ से आने थे। और जो बाकी जो 93 दिख रहे हैं ये हमारे आने थे देसी रियासतों से। मतलब क्या है देसी रियासतों का, क्या मतलब है समझिए अभी इसको। इन सदस्यों का होना था निर्वाचन, ठीक है, और इन सदस्यों का होना था नामांकन। क्या होना था इनका? नामांकन। अब ये जो सदस्य निर्वाचित होंगे, इनको निर्वाचित करेगा कौन? तो पुराना चार्ट जो हमने बनाया था, हमने कहा था जहां पे 11 ब्रिटिश भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं और उनके द्वारा जो एमएलए चुने गए हैं विधानसभाओं के, उन सदस्यों के द्वारा इन 296 सदस्यों का चुनाव करना था। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, जो 11 ब्रिटिश भारत थे, जो 11 ब्रिटिश भारत थे, ब्रिटिश भारत प्रांत थे, यहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं और इन इलेक्शंस के जो एमएलए आ रहे हैं चुन के, उन एमएलए के द्वारा इन 296 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता। आज का राज्यसभा का सदस्य जैसे निर्वाचित हो रहा है वैसे ही आपको ये दिख रहा है, सेम वैसी व्यवस्था थी। और जो 93 सदस्य आ रहे हैं ये देसी रियासतों के द्वारा इनका नामांकन किया जाना था। अब एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आरक्षण भी दिलवाया गया था। आरक्षण किसको किसको दिया गया था? तो 3 समुदाय को दिया गया था। एक तो सिख, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सामान्य। ये ध्यान रखिएगा, सामान्य के अंतर्गत ही महिलाएं, एसटी, एससी, पारसी सबको रख दिया गया था। बाकी जो रिजर्वेशन दिया गया था सिर्फ सिख और मुस्लिमों को दिया गया था। यहाँ पे ये भी हमको समझना होगा कि यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ नामांकन हो रहा था। राजा अपने मन मुताबिक अपने मनपसंद व्यक्ति को चुन के भेजना था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमको। तो ये पूरा 389 मेंबर्स में से ऐसा इसका बाइफर्केशन था। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो सदस्य संख्या है, जब 3 जून योजना पेश की गई, कौन सी योजना पेश की गई? 3 जून योजना पेश की गई। और उस 3 जून योजना के अनुसार ही, है ना, 3 जून योजना कब आई थी बच्चों? 3 जून योजना 1947 में आई थी। और इस योजना के पेश होने के बाद चूंकि पाकिस्तान में एक अपनी संविधान सभा बन गई, उनके लिए अलग बन गई, और ये सदस्य संख्या जो है हमारी घट करके कितनी हो गई? 299 बची हमारी। कितनी बची? 299, जिसमें से कैसा प्रोविजन था? 270 आने थे ब्रिटिश इंडिया स्टेट से, और जो 29 आने थे वो आने थे, अब कहाँ से आने थे? देशी रियासतों से। ये पूरी गणित हमारी होके आ गई। ठीक है, अब ये समझना है कि 3 जून योजना को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं, इसको भी समझ जाइए। 3 जून योजना को हम लोग डिकी वर्ड योजना के नाम से जानते हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसी योजना को हम लोग बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं। इसी योजना को हम लोग दिल मन बाटन योजना के नाम से जानते हैं, मन बाटन योजना के नाम से। और इसी योजना को हम लोग भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम से जानते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये इसके सब अलग दूसरे नाम है, निक नेम है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें समझ में आ गई कि स्वतंत्र भारत में टोटल जो हमारी संविधान सभा की सदस्य संख्या बची वो थी हमारी 299 बची। बाकी जो थी वो सब कहाँ चली गई? जो बाकी बचे हमारे 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तान
चूंकि उस क्षेत्र में फंसा, पाकिस्तान को एरिया चली गई, इसलिए वो सदस्य संख्या हटा दी गई यहाँ से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सदस्य जो थे, जो यहाँ से 90 सदस्य निकले, वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बने या नहीं बने, ये उनका मसला था। लेकिन भारत में निश्चित रूप से संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वह घट के 299 रह गई थी। ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया अभी तक में कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी, स्वतंत्र भारत में कितनी, कहाँ रिजर्वेशन कहाँ पे था, ये सब देख लिया। अब एक चीज और हमको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा हमारी बनाई गई है, संविधान सभा का क्या काम था? तो संविधान सभा को 2 काम करने थे। एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था, और दूसरी बात जो थी, संविधान निर्माण के बाद इस संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में काम करना था। और कब तक अंतरिम संसद के रूप में काम करना है? जब तक कि स्थायी संसद का गठन ना हो जाए, जब तक स्थायी संसद का गठन ना हो जाए। ये हो गया। संविधान सभा जो रोज काम कर रही थी वह 2 रूपों में काम कर रही थी, ध्यान रखिएगा। एक तो संविधान निर्माण कर्ता के रूप में काम कर रही थी, संविधान निर्माणकर्ता के रूप में। दूसरा, वह एक तरह से विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब संविधान सभा संविधान निर्माणकर्ता के रूप में काम कर रही थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम कर रही थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर के द्वारा किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जीबी मावलंकर बाद में स्वतंत्र भारत की संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। मैंने कहा कि संविधान सभा 2 तरह के कार्यों का निष्पादन कर रही थी, अल्टरनेट करती थी। एक दिन संविधान निर्माण के रूप में काम करती थी, तब इस सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यह विधायिका के रूप में काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, हम आगे पढ़ने के पहले संविधान सभा के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्टों को लिख लेते हैं ताकि उसको समझने में बड़ी आसानी रहे। याद रखिएगा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के 1 सदस्यों को चुना गया। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सदस्य आए थे। संविधान सभा के द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी हमारी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति। ठीक है, संविधान सभा ने कुल संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया। संविधान सभा के द्वारा 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और इसके आधार पर, इस अध्ययन के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, टोटल 12 बैठकों का संविधान सभा में आयोजन हुआ, और जो संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया वह डेट थी हमारी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया संविधान सभा ने संविधान को, और इस दिन जो थे हमारे 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हैदराबाद भारत की एक ऐसी रियासत थी जो कि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। और 2 महत्वपूर्ण भारत के व्यक्तित्व, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, या संविधान सभा में इन्होंने संविधान सभा को ज्वाइन नहीं किया था। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इन फैक्टों को हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए हमको इस फैक्टों को ध्यान रखना है। फिर से रिवीजन कर देता हूँ। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य को लाया गया, 22 समितियों का गठन किया गया टोटल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। टोटल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया गया। 60 देशों से अधिक संविधान का अध्ययन किया, 12 बैठकों का आयोजन इनके द्वारा करवाया गया था। ये सब हमको ध्यान रखना है, हम लोग इसको आगे यूज करेंगे, कहाँ क्या पढ़ना है।
ठीक है, हमने कहा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अब देखते हैं कि कैसे कैसे काम किया। सबसे पहली बैठक जो होने वाली है संविधान सभा की, वो पहली बैठक थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब इस दिन सिर्फ एक काम किया गया, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। ठीक है, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको चुना गया कि भाई आप सभा को संचालित करिए। फिर दूसरी बैठक हो रही है और दूसरी बैठक हम लोग देखने जा रहे हैं 2 दिन बाद 11 दिसंबर, दूसरे एक दिन छोड़कर 1946 को हुई। इस दिन बड़े महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। एक तो स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार को चुना गया। और संवैधानिक सलाहकार कौन को चुना गया? याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार राव को चुना गया। वीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव को चुना गया। इसके बाद जो सचिव थे संविधान सभा के, उनको भी लाया गया और वो थे मिस्टर अयंगर। ठीक है, इसके बाद उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। बाद में एक नए उपाध्यक्ष को और लाया गया, उनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी। तो 2 इस तरह से संविधान सभा के पास 2 उपाध्यक्ष थे, उसको भी ध्यान रखना हमको। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, अब ये हट गए थे। इसके बाद तीसरी बैठक को देखते हैं। तीसरी बैठक का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमको दिखेगा यहाँ पर। तीसरी बैठक लाई गई हमारी 11 दिसंबर 1946 को और इस दिन जो है पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये पेश हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 डेट याद रखिएगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव, क्वेश्चन पूछेगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया और यह संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया। ये तीनों उत्तर आपके पास है। तीसरी बैठक 11 दिसंबर पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बैठक के बाद देखिए हमको अब 1947 दिख रहा है। आगे एक घटना घटने वाली है, अभी सबसे बड़ी घटना घटेगी, वो आने वाला है 3 जून योजना। इसके आगे 3 जून योजना आएगी और इस 3 जून योजना के कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, इसका रास्ता तय हो जाएगा। और अब यहाँ पर भारत के संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है घटकर 299 रह जाएगी। देखिए जून आ गया है, 15 अगस्त की डेट फिक्स हो चुकी है भारत के स्वतंत्र होने के लिए। अभी तक भारत के पास अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, उस काम को भी संविधान सभा करने वाली है। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इस स्वतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए हमको राष्ट्रीय ध्वज चाहिए था। इसी राष्ट्रीय ध्वज को हमने जस्ट जुलाई में ही स्वीकार किया और यहाँ पर हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो जा रही है। और 15 अगस्त 1947 को वो शुभ दिन आया जो भारत लगभग 250-300 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा भी काम कर रही है। आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ से भारत का अपना कानून चलने वाला है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भारत में अभी भी 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत देश को रेगुलेट कर रहा है। कौन कर रहा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का गठन किया गया
और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया। आगे चलते हैं, लंबी प्रक्रिया होने वाली यहाँ पर। इसी के बीच में देखिएगा बहुत 3 वाचन कराए गए, रीडिंग कराई गई थी 3, ठीक है, 3 रीडिंग कराई गई थी। एक तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक था, पहला वाचन चलाया गया, पहला रीडिंग था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15 नवंबर से शुरू हुआ था 1948 से लेकर ये चला था अक्टूबर 49 तक, और इसके बाद 14 नवंबर 1949 से लेकर के ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 तक हमारा तीसरा वाचन कराया गया। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा वाचन का काम हो गया। रीडिंग का काम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के द्वारा कुल कितने वाचन कराए गए, तो 3 वाचन कराए गए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा वाचन कौन सा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 17 है, 17 अक्टूबर तक गया था। तो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर सबसे बड़ा वाचन, लगभग 11 महीने का समय था, द्वितीय वाला था। और सबसे छोटा अगर हम देख रहे हैं तो हमको पहला वाचन दिख रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो 3 वाचन कराए गए। हम कहाँ तक आ गए? हम देखिए 49 में पहुँचने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा ये संविधान सभा की 11वीं बैठक होने वाली है 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया और साथ ही 15 अनुच्छेद को लागू भी कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जो 11वीं बैठक हुई, संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, तो इसमें किसने हस्ताक्षर किया? तो इसमें एक ही व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। बाकी लोगों ने भी इसमें हस्ताक्षर नहीं किया, और इसके लिए सभी लोगों का सिग्नेचर कराने के लिए एक बैठक और आखिरी बैठक का भी आयोजन कराया जाएगा। और वो बैठक होने वाली हमारी कब होने वाली है? देखिएगा, वो 12वीं आखिरी बैठक हो रही है हमारी यहाँ पर, और ये बैठक जो होने जा रही है ये 24 जनवरी 1950 को हो रही है। और इस दिन बहुत सारे काम होंगे, ध्यान से देखिएगा। 24 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम देखिएगा कि भारत ने जन गण मन को अपना राष्ट्रीय गान स्वीकार किया। देखिएगा, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा कब स्वीकार कर रही है, तो ये डेट देखिए 24 जनवरी है ना। और इसके बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और साथ में हमको ये भी याद रखना है कि इस दिन जो था, कब? 24 जनवरी 12वीं बैठक को संविधान में कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। मतलब क्या हुआ? 15 लोग अब्सेंट थे। कितने लोग अब्सेंट थे? 15 लोग अनुपस्थित थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 लोग अनुपस्थित थे। ठीक है, यहां हम कहां पहुंच गए? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को मैंने कहीं नहीं लिखा बच्चों कि संविधान को लागू कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? जब 12वीं बैठक हो गई, संविधान बन गया, हस्ताक्षर हो गया, राष्ट्रगीत आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास, राष्ट्रगान आ गया, लेकिन अभी भी हमने संविधान को लागू नहीं किया। इसका कारण, इसका एक हिस्टोरिकल कारण था। 1930 से हम लगातार 26 जनवरी को अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। इस लेगेसी को हम बनाए रखना चाह रहे थे, और इसलिए निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू करेंगे। और इस कारण से 26 जनवरी की डेट को लिया गया, और 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को क्या क्या काम हो रहा है ये भी देख लीजिएगा। तो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, पहला काम। और दूसरा काम ये हुआ कि भारत ने अपने अशोक स्तंभ को
राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। तो देखिए इस डेट को जो है सिर्फ एक काम हो रहा है, अशोक स्तंभ को हम लोग अपना रहे हैं 26 जनवरी को। इसके पहले वाली एक दिन की डेट और देख लीजिए, 25 जनवरी 1950 को भारत में क्या किया गया कि निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया। और यही कारण है कि भारत में 25 जनवरी को जो है हम लोग मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को एक चीज और याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फेडरल न्यायालय को प्रतिस्थापित करके अपने आप को स्थापित कर लिया और ये सर्वोच्च न्यायालय बाद में 28 जनवरी 1950 से अपना कार्य शुरू करती है। गठन कब हो रहा है याद रखिएगा, 26 जनवरी को, 2 दिन बाद इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। अब संविधान सभा का पहला काम कंप्लीट हो गया, संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया और इसके साथ ही जो संविधान सभा थी वह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी, अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है। और इसके साथ ये भी हमको दिमाग में रखना है कि अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कब तक काम कर रही है, तो अप्रैल 1952 तक काम कर रही है और मई 1952 में भारत की स्थायी संसद का गठन हो गया और इसके साथ ही संविधान सभा का अस्तित्व जो है खत्म हो गया। संविधान सभा ने बड़ी सफलतापूर्वक इस देश के लिए संविधान का निर्माण किया और उसकी सफलता इस बात से समझी जा सकती है कि पिछले 75 सालों में भारत का लोकतंत्र बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा और संविधान सफलतापूर्वक संचालित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और उसमें भी एक कारण ये था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी। संविधान सभा ने एक ऐसे संविधान का निर्माण कराया जो कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को संशोधित कर सकता है और यही कारण है कि आज तक 104 संविधान संशोधन भारत के संविधान में किए जा चुके हैं। अब हमको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा की कुछ आलोचना भी होती है। तो इसकी आलोचना संविधान सभा की जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि संविधान सभा एक तो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं गठित हुई थी, है ना। इसकी आलोचना जो की जाती है संविधान सभा की, किन मुद्दों पर की जाती है ध्यान रखिएगा। एक तो ये जो इसका गठन हुआ था, सार्वभौमिक मतदान प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया, कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट मिला। दूसरा, इसमें अधिकतर वकीलों का प्रतिनिधित्व था। तीसरी बात ये थी, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण कराया गया उसकी भाषा बड़ी कठिन व दुरूह है, आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है। और चौथा, इसमें एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसीलिए जी ऑस्टिन ने कहा भी है कि कांग्रेस संविधान सभा थी या संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। इसीलिए जी ऑस्टिन का स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये कहा गया था। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की संविधान सभा के द्वारा 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के उपरांत एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया जो कि देश के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों, सभी धर्मों के द्वारा स्वीकारा गया और बड़े ही सफलतापूर्वक आज तक संचालित हो रहा है। तो ये हमारा संविधान सभा था बच्चों, और अगला लेक्चर हम लोग पॉलिटी में फिर कुछ नया लेके आएंगे आपके सामने। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। और पूरा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, तो ध्यान रखना हमको इस टॉपिक को करने के जब हम पढ़ रहे हो तो नोट्स बना के करिएगा। आप देखेंगे यूपीएससी में प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के सदस्य कहाँ से आए थे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे और उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इन सदस्यों का निर्वाचन कर रहे थे। आरक्षण व्यवस्था भी दी गई थी, 3 लोगों को दिया गया था। ये सब कुछ हमको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।